हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, होली होली खूब खेली कि नहीं खेली। मैं भी होली पे घर चला गया था। और अब चलिए, कहाँ तक हो गया था हम लोग ने लास्ट। कमीशन हो गया था, है समझ में आ ही गया होगा। चलो, अगला है पार्ट 4, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, सबसे पहला जो आता है इसमें, कहाँ हम लोग पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। लास्ट हम लोग ने कमीशन पढ़ा था, कहाँ से कहाँ तक, 75 से लेके 78 तक। वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है, क्या है अगला टॉपिक हमारा है सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या होता है भाई, कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल लायबल होता है किसी भी चीज़ के लिए, वैसे गवर्नमेंट भी लायबल होती है कि नहीं। कभी कभार ये होता है कि गवर्नमेंट को केस फाइल करना पड़ जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं कोई सरकारी प्रॉपर्टी कोई मैं घेर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, तो वो क्या करेगी, वो केस फाइल करेगी मेरे ऊपर। पहली बात तो ऐसे ही खाली करा लेगी, या केस भी फाइल करेगी, हैं। अगर कोई इशू होता है कि भाई मुझे लीज पे मिली हुई है, कोई डिस्प्यूट अराइज, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जिसमें कोई गवर्नमेंट पार्टी है, ठीक है, या गवर्नमेंट को केस करना है, गवर्नमेंट के ऊपर केस करना है। गवर्नमेंट के ऊपर कैसे केस करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो अगर कोई ऐसा काम करता है तो कौन लायबल होगा। मान लो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय कोई वो गलत काम करता है, तो उसके लिए लायबिलिटी किसके अराइज होती है, उसकी तो होती है, उसके साथ साथ पब्लिक सर्वेंट वाला रिलेशन आ जाता है कि नहीं। वो सर्वेंट है किसका, वैसे तो वो जनता का ही है, लेकिन उसके लिए कौन है, मास्टर सर्वेंट वाला आ जाता है। मास्टर कौन है, गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट भी उसमें पार्टी होती है कि। तो यही वाले सेक्शन ये सब बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है या गवर्नमेंट को केस करना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पब्लिक ऑफिसर हो, कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कैसे केस होगा, किस नाम से होगा, है कि नहीं। और केस करने के पहले कोई प्रायर कंडीशन है कि नहीं है, कि डायरेक्ट सीधे केस फाइल कर सकते हो जाके कोर्ट में, ये सब चीज़ें बताता है ये। ठीक, कहाँ से कहाँ तक चलता है ये भाई साहब आपका है सेक्शन 79 से 79, 80, 81, 82, हाँ 82 तक। ठीक, और ऑर्डर 27। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलता है, सेक्शन 79 से 82 तक, और ऑर्डर 27। समझे, ऑर्डर 27 में ज़्यादा रूल नहीं है, शायद 8 ही 10 हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 27 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार। गर्मी अभी से इतनी ज़्यादा होने लगी यार। बिना पंखा चलाए कैसे काम चलेगा। चलो चलो पढ़ो, बैरक निकालो। सबसे क्या है, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस पार्ट 4। इसमें सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। देखो, पब्लिक ऑफिसर जो है ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसकी बात करता है। मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो अगर कुछ और काम करता है आउटसाइड द, मतलब पब्लिक कैपेसिटी में नहीं, वैसे अलग, ठीक है, तो फिर वो इसमें थोड़े, फिर इसमें डील थोड़े होगा। फिर तो जैसे नॉर्मली किसी के ऊपर केस फाइल करते हैं वैसे ही कर देंगे। ठीक है, मान लो एट द परफॉर्मेंस इज ड्यूटी, अपना वो कुछ काम करने जा रहा है, उस समय कोई ऐसा एक्ट कर देता है तो भाई वो इसमें आएगा। ठीक, सेक्शन 79 क्या बोलता है, सेक्शन 79 यही है हेडिंग, सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेक्शन 79 क्या है हेडिंग, सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये बोलता है कि कोई भी केस चाहे गवर्नमेंट को करना हो चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ करना हो, अगर वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो किस नाम से होगा, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। इसीलिए आप सारे केसेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से देखते हैं। क्या है, ये बोलता है सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेक्शन 79 ये बोलता है कि अगर चाहे गवर्नमेंट को केस करना हो चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना हो, तो वो किस नाम से होगा, वो इस बारे में बात करता है सेक्शन 79। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को केस करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है, तो क्या लिखा जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है तो क्या लिखा जाएगा, जो भी कोई स्टेट हो उसका नाम, जैसे स्टेट ऑफ, या खाली स्टेट भी कर सकते हो, स्टेट ऑफ, मान लो यूपी है तो यूपी, जो भी कोई हो, ठीक है, तो उस स्टेट के नाम से। चलो पढ़ो। इन ए सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, केस तो आपने देखे ही होंगे। क्या है, केसर नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला,
केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो क्या है इसमें, ये डिफेंडेंट है। कौन सी स्टेट? केरला। वही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से आपने केसेस देखे होंगे, इसमें कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत थोड़े है। चाहे एज ए प्लेंटिफ लिखना हो, चाहे एज ए डिफेंडेंट लिखना हो, कैसे लिखा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो स्टेट का नाम। ऐसे थोड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है तो मोदी इसी लिख दिया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्सेस कुछ भी, विशाल सिंह। चलो, बात समझ में आई? समझने के लिए है ही क्या। सेक्शन 80 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि भैया नोटिस, ठीक है, कि किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, या गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ करना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ करना हो, चाहे कोई पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ करना हो, अगर उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है तो इनकी तीनों ही केसेस में आपको अगर केस फाइल करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? 2 मंथ नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? 2 मंथ नोटिस। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइम पीरियड, कितने महीने का क्या टाइम पीरियड है, तो वो 2 मंथ है। यार गर्मी, 1 मिनट रुकिए। कितना टाइम पीरियड है? 2 मंथ नोटिस है, ठीक है। तो इसमें नोटिस देना किसको होगा? सीधी सी बात है, क्या है कि अगर किसी के खिलाफ केस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल करना है तो ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली सीधे गए और केस फाइल कर दिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये इसमें बताया जाएगा किसको देना है, ठीक है। किसको देना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड केस है, ठीक, तो सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है उसको। अगर रेलवे का केसेस है, ठीक, रेलवे का केस है तो किसको? जीएम, जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, ठीक। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी या कलेक्टर भी हो सकता है, कलेक्टर को ही भेज सकते हैं। पब्लिक ऑफिसर है अगर तो उसी को ही, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर है तो टू हिम। समझे कि नहीं? चलो फिर से समझो। सेक्शन 80 क्या बोलता है? नोटिस की बात करता है कि भैया ये जो है गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी कोई केस करना है तो वो केस करने से पहले 2 महीने पहले का नोटिस, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ करना है तो सेक्रेटरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर रेलवे बोर्ड के खिलाफ करना है, रेलवे के खिलाफ करना है तो जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे। रेलवे किसकी होती है? सेंटर की ही होती है, ठीक है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की तो होती है, लेकिन रेलवे के केस में जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट केस में सेक्रेटरी या कलेक्टर को। ठीक। पब्लिक ऑफिसर के केस में उसी को ही। ये यहाँ पर दिए हुए हैं। एक बार क्या था, जब मैंने AMU-CM से लॉ किया था तो काफ़ी लंबा रूट हो जाता था ना, हम लोग ट्रेन से जाते थे तो कभी कभार वहाँ से टिकट बुक हो नहीं पाती थी। तो क्या होता था, हमारा एक दोस्त है अभिनव चंद्रवंशी, तो उसके एक अंकल थे जान पहचान में, DRM थे वो, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो उनके हम लोग जानते नहीं थे, बस नाम ही सुना था कि उसके जो दोस्त जो था अभिनव, उसके अंकल हैं वो DRM है। अब बस कभी टिकट हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी। तो कोई टी आता, मान लो हम लोग 10 लोग हैं जाने वाले, सब लोग ज़्यादातर यूपी के ही थे सब। तो वहाँ पर मुर्शिदाबाद तक जाना होता था, फरक्का एक्सप्रेस से जाते थे हम लोग। ब्रह्मपुत्रा और फरक्का, यही 2 ट्रेनें जाती थी वहाँ पर। तो कभी कभी टिकट हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी। नहीं, मान लो 10 लोग हैं जिसमें से 8 की होगी, 2 की नहीं हो पाई तो 2 लोग फिर ऐसे ही एडजस्ट करके जाते थे। अगर TT आ जाता तो ये DRM अंकल हैं, ऐसे ऐसे नाम बता देते बस,
पहले चल जाता था रेलवे, अब पता नहीं चलता होगा कि नहीं, अब तो बहुत टाइम से कहीं गया नहीं इतना लंबा। चलिए, तो इसमें क्या है, ये हो गया, समझ में आई भी नहीं बात। 80 का 2 क्या बोलता है, ये सबसेक्शन 1 बोलता है। 2 ये बोलता है कि अगर कोई अर्जेंट केस है, ठीक है, अर्जेंट केस है तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अगर कोई अर्जेंट केस है, ठीक है, जनरल रूल क्या है कि 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, समझोगे हैं। लेकिन इसका 80 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई अर्जेंट केस है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में विद द लीव ऑफ द कोर्ट आप विदाउट नोटिस के भी केस फाइल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक, कोर्ट की परमिशन लेके आप बिना प्रायर नोटिस के आप लिख दो ना कि भैया 80 के क्लास 2 में हम केस फाइल कर रहे हैं और अर्जेंट केस है, ठीक है, या पब्लिक अथॉरिटी को रोकने के लिए कोई ऐसा केस फाइल कर रहे हैं कि भाई जब तक हम नोटिस 2 महीने का नोटिस देंगे तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा तो वो परमिट कर देगा और बिना नोटिस के भी केस फाइल हो जाएगा। लेकिन 2 में साफ साफ ये बात की गई है, लेकिन कोई भी कोर्ट जो है इसमें कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं करेगा, एक्स पार्टे कोई काम नहीं, कोई भी ऑर्डर डिक्री है, कोई भी एक्स पार्टे मतलब दोनों पार्टी को सुने बिना स्टेट गवर्नमेंट को सुने हुए, ये नहीं कि इन्होंने भाई अर्जेंट केसेस में केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने तुरंत ही ऑर्डर भी पास कर दिया ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो हो जाएगा बिना नोटिस के। अगर कोई अर्जेंट केस है और कोर्ट ने भी अगर परमिशन कर दिया है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो जाएगा, लेकिन कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता, ठीक है, कोई डिग्री पास नहीं हो सकती, क्यों, बिना उसे गवर्नमेंट को सुने हुए, ठीक है, ये बोलता है ट्रू, ठीक। इसका 3 ये बोलता है 80 का कि हाँ छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है, ठीक है, छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि नोटिस हो गया है, ठीक। क्या कहने का मतलब, क्या गलती मतलब क्या होना चाहिए नोटिस में, देखो कोई भी अगर नोटिस होता है ना तो नोटिस के एजेंशियल्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो नोटिस भेज रहा है उसका लिखो कि भैया कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, नेम, रेसिडेंस, पार्टी कौन है भाई, है कि नहीं, कौन नोटिस इशू कर रहा है, नेम, रेसिडेंस, एड्रेस, सब कुछ ये सब उसे लिखना पड़ेगा। दूसरा, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्यों भाई केस फाइल किया है, दिक्कत क्या है तुम्हें, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ठीक। तीसरा, रिलीफ क्या चाहिए आपको। अगर ये तीनों चीज़ें क्लियरली पता चल रही हैं, ठीक है, उसमें फिर नोटिस में अगर कोई दिक्कत भी आ रही है, कोई और मतलब एरर हो गया है, कुछ भी हो गया, तो उसको दोबारा नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, ये 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए कि भैया नेम, रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ पार्टी की कौन केस फाइल कर रहा है, तो दूसरा आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तीसरा आपको रिलीफ क्या चाहिए। अगर ये क्लियर हो पा रही हैं तो नोटिस सही है, समझेंगे। तीसरा बात करता है कि अगर कोई भी एरर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे फिर से नोटिस भेजना पड़ेगा। पढ़ लें, चलो पढ़ लो यार, कुछ पढ़ाते नहीं है माट्टा साहब बाबा। चलो सेक्शन 80, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन, एक रीड मारो यार दोस्त। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 में जो दिया हुआ उसको अगर छोड़ दो। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such officers in his official capacity until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of, ठीक है, कि भाई ऐसे केस फाइल नहीं कर सकते, कम से कम आप पहले नोटिस दें, ठीक है। नोटिस देने के बाद 2 महीने बीत जाएं, वो कुछ ना करे, जिस पार्टी गवर्नमेंट को नोटिस दिया वो कुछ नहीं कर रही, ऑफिसर को नोटिस दिया वो भी कुछ नहीं कर रहा, तब उसके बाद अब आप आइए कोर्ट में। गवर्नमेंट के खिलाफ यार ऐसे तो फिर रोज केस होते रहेंगे, कहाँ तक काम चलेगा। किसको देना है, इन एन ऑफिस ऑफ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खिलाफ केस है, एक्सेप्ट व्हेन वेयर इट रिलेट टू रेलवे, रेलवे को छोड़ के इज सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट। इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इट रिलेट टू द रेलवे, द जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे। कश्मीर वाला केस तो छोड़ ही दो। इन द केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट इज सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ दैट स्टेट, और एंड
इन द केस ऑफ एन पब्लिक ऑफिसर, चौथा ये नीचे देख लो, सी तक ये हो गया, डी ये नीचे देखो, एंड इन केस ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर डिलीवर्ड टू हिम और लेफ्ट एट हिज ऑफिस, ठीक है, उसको दे दिया। स्टेटिंग क्या है, कॉज ऑफ एक्शन, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड द रिलीफ, ठीक है, यही चीजें, नेम रेसिडेंस ऑफ द पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ। Which he claims and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left, ठीक है, अगर प्लेन फाइल हो रहा है तो उसमें जो है उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा हमने प्रायर नोटिस दे चुके हैं, ठीक है, और 2 महीने एक्सपायर भी हो चुके हैं। ए सूट टू ऑब्टेन ए अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर दूसरा क्या बोलता है, अर्जेंट वाली बात करता है, दूसरा, ए सूट टू ऑब्टेन ए अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी public officer in respect of any purporting to be done by such officer in his official capacity, he may institute with the leave of the court, with the leave of the court पे लाइन कर लो, without serving any notice as required by subsection 1, but the court shall not grant relief in the suit whether interim or otherwise except after giving government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief paid for in the suit। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। provided that the court shall, if it satisfied after hearing the parties that no urgent or immediate relief need to be granted in the suit, return the plaint for presentation to be after complying with the requirement of subsection 1। अब मान लो हमने 80 के क्लाउज 2 में हमने कहा माय लॉर्ड अर्जेंट एंड इमीडिएट रिलीफ चाहिए, जल्दी सुन लो। कोर्ट ने सुना और कहा कि नहीं भैया इसमें अर्जेंट वाली कोई बात नहीं है, तो कोर्ट क्या कहेगी, जाओ पहले जो नोटिस वाला क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके आओ, तब हम केस, तब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करना, ठीक है। तीसरा पढ़ लेना, कुछ नहीं है, ठीक है, सबसेक्शन 3। 81 एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, क्या है कि भैया 81 ये बोलता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई केस फाइल होता है तो उसे कुछ बेनिफिट मिले हुए हैं। क्या बेनिफिट मिले हुए हैं कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, अरेस्ट बिफोर जजमेंट से पहले, अरेस्ट बिफोर जजमेंट उसके केस में अप्लाई नहीं होता। अरेस्ट बिफोर जजमेंट क्यों होता था, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता था, पढ़ाया नहीं अभी कहाँ से पढ़ा दिया अरेस्ट बिफोर जजमेंट, वो तो ऑर्डर 39 में। अरेस्ट बिफोर जजमेंट क्या होता था कि जजमेंट आने से पहले भी क्या केस फाइल हो सकता है, ठीक है, या नहीं उसको अरेस्ट किया जा सकता है। क्या होता था कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट भी, अभी समझ लो, अरेस्ट बिफोर जजमेंट भी हो सकता है कि मतलब जजमेंट आने से पहले भी पार्टीज को अरेस्ट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कोर्ट को ऐसा लगता था कि ये भागने वाला है यहाँ से, या ये प्रॉपर्टी बेचने वाला है, या ये प्लेंटिफ को लॉस पहुँचाने वाला है, ठीक है, ऐसे केसेस में कोर्ट जो है उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर पास कर देती थी। तो क्या है, इन्हें कुछ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, अगर पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ केस हो रहा है तो सेक्शन 81 कुछ एग्जाम्पशन देती है। क्या क्या एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अफेयर्स। दो चीज़ें नहीं होंगी कि इसे एक तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट बिफोर जजमेंट इसके साथ नहीं हो सकता, और पब्लिक अपीयरेंस कि भाई इसे कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस है, यार वही कहूँ पब्लिक अपीयरेंस कैसे हो गया। पर्सनल अपीयरेंस, ठीक, क्या है, अब दो चीज़ें समझो। पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल होता है तो दो छूट मिली हुई होती है। सबसे पहली छूट क्या है कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिफोर जजमेंट, ठीक है। क्यों, अरे वो तो सरकारी आदमी है, वो कहाँ जाएगा, वो थोड़े प्रॉपर्टी छोड़ के कहाँ भाग जाओगे, नौकरी थोड़े छोड़ जाओगे भाई साहब, डीएम साहब थोड़े भागे घूमेंगे। दूसरी बात कि पर्सनल अपीयरेंस से उसे हो सकता है कि मान लो कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसे अगर कोर्ट बुलाएंगे तो ये होगा कि भैया जो उसका काम कौन करेगा, डीएम साहब अगर रोज़ रोज़ ऐसे उनके ऊपर केस फाइल होंगे, रोज़ रोज़ वो कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो भैया उनके ऑफिस में कौन काम करेगा। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया ये जो पब्लिक फंक्शन होते हैं उसको जो है नुकसान पहुंचेगा इन्हें कोर्ट में रोज़ रोज़ बुलाने से, तो पर्सनल अपीयरेंस से
एग्जाम कर सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके वकील साहब आएंगे वही सब डील कर लेंगे। समझे कि नहीं? चलो पढ़ो। In a suit instituted against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to be attached otherwise in execution of decree। ठीक है, दोनों ही चीज़ें मैंने कहा नहीं कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट नहीं हो सकता, दोनों ही चीज़ों का, एक तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी नहीं कर सकते। क्यों? वो तो सरकारी आदमी, वो कहाँ भाग के जाएगी। दोनों ही चीज़ें कब होती थी? अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कब होता था? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, मेरे जुरिडिक्शन से दूर चला जाएगा। इन केसेस में कोर्ट ऐसे काम करती थी, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, उसके पब्लिक ऑफिसर, वो क्या ऐसे काम करेगा? तो इसलिए पहला एग्जाम्पशन ये दिया हुआ है, ठीक है, कि ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, ना उसे अरेस्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में हो सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जजमेंट जाने के बाद होता है, तो तुम्हें मालूम ही है। वेयर द कोर्ट इज सर्टिफाइड दैट डिफेंडेंट कैन नॉट बी अपसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस। ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई उससे अगर वो अपने ऑफिस से अपसेंट रहेगा तो ये डेट्रीमेंट होगा पब्लिक सर्विस के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी? इट शैल एग्जम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। ठीक है, तो एग्जाम कर देगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, वकील साहब तुम्हारे आते हैं। ठीक, अब क्या है, इतना समझ में आई? चलो सेक्शन 82 क्या बोलता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, कि अगर इनके खिलाफ गवर्नमेंट हो या ये पब्लिक ऑफिसर हो, इनके खिलाफ अगर डिग्री पास हो जाती है, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन कब तक नहीं होगा? इफ नॉट सेटिस्फाइड विद इन 3 मंथ। ठीक है, कितना टाइम है इसमें? 3 महीने। ये दोनों ही टाइम पीरियड, उसमें 2 महीने नोटिस, टाइम पीरियड कितना है? 2 महीने। और एग्जीक्यूशन कब तक अनसेटिस्फाइड रहे? अगर 3 महीने तक मान लो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, क्या पास किया कि भैया पब्लिक ऑफिसर साहब आप इन्हें 2 लाख रुपए कंपनसेशन दो। समझे कि नहीं? अब आपको मालूम है एग्जीक्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? या तो कंपनसेशन देने से, या प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कराने से, ये चीज़ें थी सब। तो ये सेक्शन 82 ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी डिक्री एग्जीक्यूट होती है, वो इनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास होता है, कोई डिक्री होती है, तो वो कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी? कब तक नहीं होगी? जब तक वो 3 महीने तक सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, पहले 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा उसे कि तुम खुद ही पहले सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, कि 2 लाख रुपए देने हैं, उसे 3 महीने टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर भर दो। अगर 3 महीने तक सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होगी। फिर चाहे अटैचमेंट करके हो, ठीक है, ये सब चीज़ें करके होगी, अटैचमेंट करके, सेल करके, जैसे भी हो। ठीक, समझ आई कि नहीं आई बात? चलो कुछ नहीं, इसमें पढ़ लेना। 82। अब क्या है? ऑर्डर 27। ऑर्डर 27 खोलो। ऑर्डर 27 जो है थोड़ा लिख देना उसके बारे में, वरना ऑर्डर 27 जो है अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता उसमें। ठीक है, चलो ऑर्डर 27 खोल लिया। 1 तो वही बात बोलता है, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो सेक्शन 79 बोलता है ना, वही ऑर्डर 1 बोलता है। क्या बोलता है कि जो भी कोई पब्लिक ऑफिसर कोई भी अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, इसके लिए पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट किए होते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे ये पब्लिक ऑफिसर जो है प्लेन दाखिल करेगा, डिफेंडेंट वो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रूल 1 लिख देना, रूल 4 लिख देना। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 ये कहता है, क्या बोलता है रूल 4? हाँ, कि जो गवर्नमेंट प्लीडर होगा वही जो क्या करेगा, समन सर्व करेगा, उसी को ही समन सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट प्लीडर क्या है? ये एजेंट ही तो माना जाएगा इसको, तो समन अमन कुछ भी सर्व होना होगा वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पे होगा। ठीक है, रूल 5A क्या बोलता है? 5A इंपॉर्टेंट नहीं है, 5B लिख देना। ठीक है, रूल 5B क्या बोलता है? 5B ये बोलता है कि कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये कोशिश करेगी कि ये केसेस ना हो और ये सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, कोर्ट मान लो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट भी हुआ ना, तो अगर
अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि माय लॉर्ड इसको जो है इसको आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जाए या सेटलमेंट के लिए भेज दिया जाए, तो कोर्ट जो है उसको एडजस्ट करके उसमें भेज देगी। ठीक है, कोर्ट का काम ये होगा कि कोशिश करें कि केसेस ना हो, ऐसे ही सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, कोई भी इशू हो वो ऐसे ही सॉल्व हो जाए। चलो, ये क्या बोलता है, 5B बोलता है। और कुछ है इसमें? 5A भी लिख देना। ठीक है, कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर के ऊपर केस हो रहा है ना, पब्लिक ऑफिसर के ऊपर केस करना है वो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को जरूर पार्टी बनाया जाएगा। ठीक है, 5A ये है। रूल 5 और रूल 7। ठीक है, रूल 5 और रूल 7 क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई केस होता है और उसमें अगर मान लो कि इसको गवर्नमेंट लीडर को समन भेजा गया कि भाई तुम WS फाइल करो, गवर्नमेंट लीडर बोल रहा है कि मान लो कि जनरल मैनेजर उसमें पार्टी है रेलवे की, तो भाई पूरा पैनल है ना कि पहले DRM को भेजेगा, DRM जनरल मैनेजर को भेजेगा, तो उनसे कंसल्ट किया जाएगा। तो उस केसेस में जो होता है इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल समन फाइल करने का टाइम पीरियड मान लो 60 डेज है। अब क्या करना है उसमें, अब उसमें क्या करना है, उसमें उन्होंने नहीं WS फाइल करने का, सॉरी WS फाइल करनी है। अब क्या है, गवर्नमेंट जो है डिफेंडेंट है, अब उन्हें WS फाइल करनी है। अब वैसे तो 60 डेज़ के अंडर होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है उससे और एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम पीरियड को। ठीक है, उसको इसमें गवर्नमेंट के केस में कि भाई डिस्कशन करना होता है, ऊपर तक केस जाता है, पूरे पैनल से बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा उन्हें टाइम दिया जाता है। बस इतनी सी बात लिख देना और कुछ नहीं इसमें लिखना है। ठीक है, और उसके चक्कर में नहीं पड़ना है वहाँ। बस इसके अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता रूल 27 से, बस इतना हमें लिखना होता है कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ सेक्शन ही पढ़े हैं, हमें रूल भी आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हेडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, जैसे आपने हेडिंग डाली सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें लिख दिया सेक्शन 79 to 82 और ऑर्डर 27 डील्स अबाउट द सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, ऐसे लिख दिया आपने। तो मतलब स्टार्टिंग से ही आप ऐसे करें कि हाँ हमें आता है भाई, हमें मालूम है रूल्स में भी कहाँ पे है, मतलब ऑर्डर्स में भी कहाँ पे है और सेक्शंस में भी कहाँ पे है। ठीक है, पहले हमने सारे रूल्स सेक्शंस लिख दिए, उसके साथ में हमने कुछ रूल्स डाल दिए। ठीक है, या हेडिंग कुछ भी डाल दो, क्या डाल दो, प्रोसीजरल रूल्स डाल दिया, प्रोसीजरल रूल्स, ऐसे हेडिंग डाल दी, बस बता दिया। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और तो कुछ इसमें है नहीं। और कुछ है क्या, कुछ नहीं है। चलो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। ठीक है, मेंस के लिए भी, और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और प्री में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।